जुड़ी छोटी छोटी उलझनों के बारे में उसको इस शो के जरिए सुलझाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपके कुछ सवाल हैं तो सवाल पूछने का तरीका लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, आप अपने सवाल हमें मेल कर सकते हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। और आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है। आज का जो टॉपिक है वो है टैक्स टू वेलनेस। जैसे जैसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इस टॉपिक पर और डिस्कशन करेंगे, तो आप ये समझेंगे कि कैसे भारी टैक्स देने से आप बच सकते हैं, अपनी टैक्स प्लानिंग ठीक तरीके से कर सकते हैं और टैक्स प्लानिंग के जरिए ही आप अपने परिवार के फाइनेंशियल वेलनेस और फाइनेंशियल गोल्स को भी अच्छी तरीके से पूरा कर सकते हैं, उन्हें अचीव कर सकते हैं। तो ये कैसे किया जाए, इसमें हमारी मदद करेंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और सीए सुधीर कौशिक, जो कि को फाउंडर और सीईओ हैं taxplanner.com से। सुधीर जी, थैंक यू सो मच इटीना उस प्रदेश को समय देने के लिए। तो जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है टैक्स टू वेलनेस, हम अक्सर सरकार को भारी भरकम टैक्स देते हैं। सरकार उस पैसे का उपयोग सोशल वेलफेयर में और काफी तरीके से बेनिफिट पहुंचाने में इस्तेमाल जरूर करती है, लेकिन ऐसा कुछ डायरेक्ट बेनिफिट हमें तो नहीं मिलता है। वो इनडायरेक्टली मिलता है, लेकिन डायरेक्टली कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलता है। किस तरीके से हम जो टैक्स देते हैं वो ठीक तरीके से प्लानिंग करें, जिससे कि फाइनेंशियल वेलनेस और गोल की तरफ वो पैसा जो है वो शिफ्ट हो सके और बेहतर तरीके से हम टैक्स प्लानिंग कर सके। ये हमारे लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो टैक्स पेयर्स की मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इग्नोरेंस या आलस भी है कई बार, जो चीजों को सही तरह से ना समझने की। हम कई बार कहते हैं ना, भाई मुझे सरदर्द नहीं चाहिए, तो जबकि आप 30-40 साल टैक्स देते हो तो समझ लेने से ज्यादा आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि चीजें समझ ही नहीं आएंगी, और कुछ कुछ चीजें बदलनी होती हैं। अब हमें सबसे पहले ये देखना है टैक्स टू वेलनेस का मतलब क्या है। मतलब ये है कि क्या टैक्स जो मेरे अकाउंट से मेरी इनकम में से जा रहा है, जिसके लिए मैंने मेहनत की है पूरा महीना या पूरा साल या पूरे अपना वर्किंग लाइफ, क्या वो पैसा मैं टैक्स में जाने से पहले रोक सकता हूं और उससे अपने परिवार का या अपना भला कर सकता हूं किसी तरह से। तो कर भला हो भला, यानी कि अगर आपका टैक्स सही है, सही मतलब कम से कम, और ये प्रोविजन जो है सरकार ने दिए हैं, कोई ऐसा नहीं कि आप चोरी कर रहे हो। वट एवर द प्रोविजंस गवर्नमेंट हैज गिवन, ये जो टैक्स लॉज हैं इसमें ही फायदा हो जाता है। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई आपको झूठ सच बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सही सही इनका पालन करना है और उसी से होता है। तो जितना भी आप पालन कर लेते हो, जितना भी आप उपयोग कर लेते हो, उतना ही आपकी वेलनेस बढ़ती है। आप हर डिडक्शन को अगर ध्यान से देखोगे, हर एग्जेम्पशन को अगर ध्यान से समझोगे, तो आपका घर या आपका परिवार के लिए ये तय है कि पैसा ज्यादा होगा, या आपका जो रहन सहन है उसमें सुविधाएं ज्यादा होंगी, फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होगा। लेकिन अगर आपने ये नहीं लिए हैं, और ये 7 लाख से अबव वालों के लिए बात कर रहा हूं मैं अब, क्योंकि जो टैक्स रिजीम नई में आ गए हैं उनके लिए तो ये ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि टैक्स उनका जा ही नहीं रहा है। तो जो लोग इससे ज्यादा इनकम है, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, उनकी बात कर रहे हैं। क्या वो अपना टैक्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एज एन एक्सपर्ट हम ये कहते हैं बिल्कुल कर सकते हो, और ये जायज है। क्यों करना चाहिए? क्योंकि कोई डायरेक्ट बेनिफिट सरकार नहीं दे रही। अगर आपको पेंशन मिल जाए, अगर आपका इलाज मुफ्त करा दे सरकार अच्छे हॉस्पिटल्स में जहां आप चाहते हो, इसी तरह से आपके बच्चों की ट्यूशन फी वगैरह में कहीं पर भी कोई आपको बेनिफिट नहीं है ये डायरेक्टली। हाँ, इनडायरेक्टली तो देश का भला है। जब आपसे अपना भला नहीं हो रहा तो देश का भला कर रही। तो इस तरह से आपको ये देखना है कि ये जो पैसा है, मुझे सरकार ने पहले मेरे पास ये डिडक्शन दिए हैं, फिर कंपनी ने भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी है। ये कहने से लोग बच करते हैं कि हमें सरकार कुछ नहीं दे रही, कंपनी कुछ नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जितनी है जिंदगी में समझौता भी करना ही होता है, खुश भी रहना होता है। जितनी है, क्या आपने उतनी इस्तेमाल की है? हम देखते हैं ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी जीरो फ्लेक्सिबिलिटी दी है। एचआरए तो एक ऐसा कंपोनेंट हर कंपनी में लगभग लगभग देखा ही है, 99%। शायद ही कोई कंपनी है जहां नहीं हो, लेकिन वो एचआर देखते हैं हार्डली कहीं 30-40% के बीच में होता है। बाकी लोगों ने क्लेम नहीं किया, टैक्स देने में खुश हैं। ठीक तरह से प्लानिंग की जाए, आप अपने पेरेंट्स के नाम से घर ले सकते हो, आप एक्चुअली किराए के घर पे रह सकते हो, और दूसरा घर आप दूसरी सिटी में ले सकते हो। ये देखना है कि मुझे 30 या 40 साल ही नुकसान होगा, और 30-40 साल में कंपाउंडिंग इम्पैक्ट जो होता है, सिर्फ 3,000 रुपए जो है वो 1 करोड़ बन जाते हैं 20 साल में। ये कंपाउंडिंग इम्पैक्ट बड़ा है। तो अगर मैं अपने पैसे को डायरेक्ट कर दूंगा तो मेरी जो रिटायरमेंट है
वो एक्चुअली गोल्डन ईयर्स में आ जाएगी। लेकिन अगर मैं टैक्स देता रहूंगा तो फिर हम सरकार को कहेंगे पेंशन भी नहीं मिली, हमने पूरी जिंदगी मेहनत भी की, कुछ बचा ही नहीं। बचा इसलिए नहीं क्योंकि आपने बचाने के जितने उपाय थे उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया या ध्यान ही नहीं उनकी दिया। तरफ दिखाई। तो हम्म। हम यही काम बिल्कुल। करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं कि वो अपना टैक्स कम से कम करें ताकि उनकी वेलनेस बढ़ती रहे, उनके परिवार सुरक्षित रहें। लोग मेडिकल में भी देखा है सिंबॉलिक करते हैं, सिंबॉलिक 5,000 करा दिए हैं भाई, किसी पर एहसान कर रहे हो। आपके परिवार की जो मेडिकल है, अभी कोविड में लोगों ने देखा काफी काफी लोगों का फाइनेंशियल इतना स्ट्रेस हो गया कि वो इलाज कराएं, फिर परिवार का एक सदस्य चला गया, ऊपर से पैसे की भी तंगी आ गई। तो अगर ठीक से मेडिकल इंश्योरेंस आपका है तो ऐसे में एक तो परिवार का वो दुख कम हो जाता है जो फाइनेंशियली है, फिर समाज में आपसे किसी को लेना नहीं पड़ता है, तो मेडिकल की भी आपको डिडक्शन मिल रही है। जितनी भी डिडक्शन, जितनी भी एग्जेम्पशन है, सबका फायदा आपके परिवार को ही होता है, ये ध्यान रखना है। तो अब एक तरफ हम जो भारी भरकम टैक्स देते हैं, जैसा कि सुधीर जी बता रहे थे कि वो बेनिफिट उसका हमारे तक पहुंचता जरूर है लेकिन डायरेक्टली नहीं पहुंचता, तो उसकी प्लानिंग हमें अपनी तरीके से करनी पड़ेगी। और लेकिन उसके लिए भी सरकार ने हमें काफी सारे ऑप्शंस दिए हैं, एम्प्लॉयर हमें काफी सारे ऑप्शन देती है, जिससे हम सही तरीके से अगर प्लानिंग करें तो काफी सारा टैक्स बचा सकते हैं और फिर उसका उपयोग अपने परिवार के फाइनेंशियल वेलनेस के लिए भी कर सकते हैं। तो ये इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। काफी सारी चीजें अभी सुधीर जी आपने हाईलाइट भी की, लेकिन सैलरीड क्लास की बात आप कर रहे थे और जैसा कि हम जानते हैं कि एम्प्लॉयर काफी कुछ फैसिलिटीज देता है, काफी कुछ बेनिफिट देता है, जिसका कि फायदा हम पूरी तरीके से नहीं उठा पाते, एक सैलरीड क्लास नहीं उठा पाता। तो ऐसी क्या कुछ गलतियां वहां पर हो रही हैं और आप क्या सुझाव देंगे, कहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है? जो हमारी जो लाइफ की जो बेसिक गोल है ना, जैसे घर है, गाड़ी है या ट्रैवल है, हमारी जो हेल्थ केयर है, जो भी बेसिकली एजुकेशन है, आप किसी भी चीज को लेकर के शुरू कर सकते हैं बातचीत। तो मैं तो आपको सबके लिए बता दूंगा कि सरकार ने हर चीज के लिए आपको कहीं ना कहीं टैक्स बेनिफिट दिया हुआ है। अब आप राइट। बच्चे को एजुकेशन में बाहर भेजना चाहते हैं, बड़ी क्लासेस में कुछ ज्यादा फीस देना चाहते हैं, लोग प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालते हैं, एफडीज तोड़ते हैं। जबकि एजुकेशन लोन अगर आप लोगे, अनलिमिटेड डिडक्शन है, अनलिमिटेड। और आपके बच्चे को कहीं कहीं फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि भाई मुझे पैसा कमाने के बाद चुकाना भी है, मेरे पेरेंट्स ने जितना किया है उतना अच्छा है, पर अब मुझे भी इसको चुकाना है। तो वो जो शुरू के साल होते हैं उसमें काफी अच्छे से उनके पास कैश फ्लो होता है, क्योंकि मैरिड भी नहीं होते हैं और उनकी इनकम अच्छी होती है जब आप अच्छे कॉलेज या अच्छे इंस्टीट्यूट से या बाहर से पढ़ के आते हो। तो ये सबको है, इसमें कंपनी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इसी तरह होम लोन की डिडक्शन है, 85% से ज्यादा लोगों ने होम लोन होता ही नहीं। हम तो इतनी रिटर्न फाइल करते हैं, लाखों लाख, 10 लाख से ज्यादा रिटर्न हमने फाइल कर दिए पिछले सालों में, कहीं हमने देखा ही नहीं। लोग 10-15% मुश्किल होते हैं जो होम लोन। अब होम लोन में कंपनी की फ्लेक्सिबिलिटी कहां से आ गई? कौन सी सरकार है? हर एक को अलाउड है ये। अभी 2 लाख के ऊपर लिमिटेड है, वो भी रेंटेड प्रॉपर्टी पे नहीं है। रेंटेड प्रॉपर्टी पे आप जितना भी इंटरेस्ट है सारा एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि रेंटल इनकम के साथ पहले वो एडजस्ट होता है। सैलरी इनकम से एडजस्ट होने की लिमिट 2 लाख है, लेकिन रेंटल इनकम से तो आप 5 लाख कर सकते हो। तो ये वेल्थ बनानी है, ये आपको रिटायरमेंट अच्छी करनी है अगर अपनी, तो ऐसे होम लोन को कंटिन्यू करना है। हम जब बात करते हैं लोगों से, सर मैं तो लोन से घबराता हूं। भाई अगर लोन से घबराते हो आप, कैसे चलेगी आपकी लाइफ? क्योंकि आपको पता है 8 या 9% के बीच में आज की डेट में लोन है और 30% आप टैक्स दे रहे हो। जब मुझे 6% से भी कम पे पैसा मिल रहा है तो मेरा घर कहीं ना कहीं 9-10%, 12% के बीच में रिटर्न दे देता है। अगर आप 20 साल में देखोगे तो घर 10 गुना हुआ है पिछले, आपने अपने अड़ोस पड़ोस में प्राइस तो ये एसेट 20 साल बाद अगर आपको चीज जो आज 50 लाख की ले रहे हो और वो 4-5 करोड़ की हो सकती है, तो हो गया ना आपके रिटायरमेंट का बंदोबस्त। लेकिन अगर आपने होम लोन से घबराना है या प्री पेमेंट देनी है तो आपको कैश क्रंच आ जाएगा, आपके बाकी खर्चे नहीं होंगे। तो वो बिल्कुल ना, तो हम प्री पेमेंट अलाउ करते हैं, हर साल टैक्स बेनिफिट लो। अगर बैंक को डर नहीं लगता आपको लोन देने से, अगर सरकार को डर नहीं लगता, तो आपको डर क्यों लगता है ना? उसका डिसिप्लिन बनाओ कि ऐसा मुझे जाएगा। दिस इज ए काइंड ऑफ ए कंपल्सरी इन्वेस्टमेंट। आपको ये टैक्स छूट सबको मिल रही है, 18 साल से बड़ा जो भी है बच्चों के लिए। और मतलब लोग कहते हैं मैं 50 का हो गया हूँ अब लोन क्या लूंगा। भाई जब आप टैक्स हर साल देना चाहते हो, क्या बात टैक्स देने की है। जो टैक्स नहीं दे रहे उनसे हम कुछ नहीं कह रहे हैं, वो तो बचा लें अपना जैसे करना है। लेकिन अगर आपको टैक्स लग रहा है
आपने एफडीज में पैसा रखा हुआ है, सपोज करो आप बच्चे के लिए घर भी तो खरीद सकते हो, 4-5 साल बाद बिक जाएगा। आप 10 साल की एफडी भी तो हाँ। कराते हो, कोई ऐसे थोड़ी ना वो बिकेगी नहीं। इधर टैक्स सेविंग भी हो गई, उधर आप एफडी को टैक्स भी लग रहा है। सिमिलरली गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हो, वहां कोई टैक्स नहीं है। तो हमें ये देखना है जहां जहां टैक्स लग रहा है वो मेरा पैसा जा रहा है। तो मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, लव योर मनी, अपने पैसे को प्यार करो। जब पैसे को प्यार करोगे तो सच में जा कैसे रहा है, देन तो यू शुड हम्म। क्राई, यू शुड क्राई इन पेन, कैसे बचाएं इसको। हाँ, एकदम से सारा का सारा आज ही करने जाओगे जिम में, ये थोड़ी बन जाएगी। कुछ आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और ये धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि चीजें इनकलकेट हो गई, आपने गलत डिसीजन लेने बंद कर दिए और सही डिसीजन होने लग गए। अब आप पहले ही सब कुछ करके आओगे खराब, और फिर अगले दिन कहोगे आज तो कुछ भी नहीं। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। मैं बोलूंगा खराब पॉलिसीज बंद कर दो, आप बोलोगे नहीं सर ये तो 2-3 साल बचे हैं, तो आप गलत डिसीजन को कट तो करना ही पड़ेगा। राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया सुधीर जी, कि रातों रात फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं हो जाती, रातों रात कोई भी प्लानिंग नहीं हो जाती। आपको उसके लिए एक एक स्टेप उठाना पड़ता है। इकट्ठा करने की कोशिश मत कीजिए। जैसे कि हम जब अपने सेहत के बारे में सोचते हैं तो डॉक्टर से बात करते हैं, फिर वो धीरे धीरे एक्सरसाइज के थ्रू और जिम के थ्रू हम धीरे धीरे अपनी सेहत पर काम करते हैं। इसी तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग भी होती है। आप धीरे धीरे अपने पैसों के बारे में सोचिए, उन्हें ठीक जगह लगाना शुरू करिए, और आप देखेंगे कि कुछ सालों बाद वो प्रैक्टिस बन जाती है और फिर उसका रिटर्न भी मिलना यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो पैसों से प्यार कीजिए, उसे बचाने की कोशिश कीजिए सही तरीके से प्लानिंग करके, जिससे आपका भी फायदा हो, ज्यादा टैक्स भी ना देना पड़े। और टैक्स क्यों ही दे रहे हैं हम, जब सरकार ने और आपके एम्प्लॉयर ने इतनी सारी चीजें, इतने सारे ऑप्शंस आपके लिए रखे हैं कि आप वहां पे पैसा लगाइए और आने वाले समय में उसका फायदा आपको मिलेगा ही। कुछ चीजें यहाँ पर हमें सुधीर जी बता भी रहे थे कि घर खरीदना भी एक बड़ा सपना होता है, लेकिन उसे भी आप ठीक तरीके से प्लानिंग के जरिए आप कीजिए तो वो भी आपको काफी ज्यादा फायदा देकर जाएगा। ये होम लोन से जुड़ी और घर खरीदारी से जुड़ी सुधीर जी क्या और कुछ पॉइंट्स आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहेंगे? जैसे कि आप अभी थोड़ी देर पहले प्रीपेमेंट की भी बात कर रहे थे, उसकी आप सलाह नहीं देते हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? और इसके अलावा घर खरीदते समय या फिर उसको रेंट आउट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि टैक्स भी आप सही तरीके से बचा पाए? देखो, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोगों को बोलते हैं कर से घर, यानी कि आपका घर फ्री में कैसे जाए। अब आपने 20 साल का हमने इसको कैलकुलेशन किया हुआ है। जब हम अपने किसी क्लाइंट के साथ जब हमारी टीम बात करती है तो उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। हम 3 गुना की वैल्यू से ज्यादा का घर मना करते हैं। अगर मेरी तनख्वाह 15 लाख है तो हम कहेंगे 45 लाख से ज्यादा का घर मत लेना, क्योंकि लोग कई बार ड्रीम हाउस खरीदने के चक्कर में रहते हैं। दूसरा, हम मना करते हैं कि जहां आपकी नौकरी है वहां घर नहीं खरीदना है। ये सपना कि मुझे अपने घर में रहना है, ये आपको दुख देगा। दुख देगा मतलब टैक्स जाएगा, क्योंकि आपको जो एचआरए की छूट है वो नहीं मिलेगी। आपको रेंटेड घर में रहोगे तो एचआरए की छूट भी मिलेगी, और अपना घर किराए पे दोगे तो उसका रेंटल इनकम भी आएगी। और दोनों छूट को लेने से बहुत ही ज्यादा फायदा है अगर हम 30 साल अपनी इस प्रैक्टिस को करते हैं। कहते हैं ना, ये स्लो एंड स्टडी है लेकिन फायदा करोड़ों का है। ये छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसको कैलकुलेट करके हम प्रूव करते हैं लोगों के लिए। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, डिसिप्लिन है एकदम। दूसरा, हम ये कहते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी मत खरीदो। क्यों? क्योंकि उसमें रेंट भी नहीं आएगा और टैक्स सेविंग भी नहीं होगी, तो ये भी नहीं करना है। तीसरा इसमें यह कि हमारा इनकम जो है 5 से 7 साल के बीच में लोगों की इनकम डबल हो जाती है, लगभग लगभग। हमने जो सैलरीज देखी है, खासतौर पर आईटी कंपनीज में जो हमारे पास लोग फाइल करते हैं ज्यादातर रिटर्न्स, और किसी की हो सकता है 8-10 साल में होती हो डबल। अगर मेरी सैलरी इतनी डबल हो गई तो मेरी ईएमआई कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। तो मुझे क्या करना चाहिए? एक और घर लेना चाहिए, या इस घर को सेल करके बड़ा घर लेना चाहिए। यानी कि मैं टैक्स का हर बार इसको ये ऐसे नहीं 50 साल के लिए घर ले लिया मैंने, बिल्कुल नहीं। इसकी जगह बड़ा घर भी लेना है। तो अगर मेरे पास सैलरी डबल हो चुकी है तो मैं, लेकिन 5 साल से पहले हम मना करते हैं, डोंट सेल, नहीं तो आपके टैक्स बेनिफिट 0 हो जाते हैं। इसलिए उसको 5 साल से 10 साल के बीच में जब भी आपको मौका मिलता है एक और घर में बड़ा घर खरीद लो, या और उसमें भी फायदा ये है कि इसका कैपिटल गेन 0 हो जाता है क्योंकि आपने नए घर में इन्वेस्ट कर दिया। तो इससे प्लानिंग करके टैक्स हर तरह से बचाने की कोशिश करते हैं हम, प्लस उसकी इनकम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट। तीसरा इसमें है कि अगर आपकी 20 साल का लोन मिल रहा है तो उसे 10 साल में पे ना करो। कोई बैंक या कोई जो फाइनेंशियल लोग हैं
वो लोग आपसे कम समझदार हैं क्या? उन्होंने ये स्कीम्स अगर बनाई हैं, आपको ब्याज से डर क्यों लग रहा है? ब्याज से डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में 15% पे रखा हुआ है, आपका आपके हाथ में है। तो इधर मुझे अगर 6% मुझे देना पड़ रहा है आफ्टर टैक्स, तो और उधर मुझे 12 या 15% मिल रही है प्लस लिक्विडिटी। अब लोग फिर क्या करते हैं, इधर होम लोन पे करते हैं, उसके बाद दे वुड बी टेकिंग पर्सनल लोन्स। अब पर्सनल लोन 18% पे मिल रहा है, कोई टैक्स छूट नहीं है, और उसकी ईएमआई इतनी ज्यादा है, या कार लोन जिसपे कोई छूट नहीं है सैलरीड में, अगर आप बिजनेस करते हो, प्रोफेशनल इंटरेस्ट, तो हम उन चीजों को मना करते हैं जहां पर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं है। लोन लेना है तो होम लोन लो, या फिर आप एजुकेशन लोन लो। उसके अलावा कार लेनी है तो कार कंपनी लीज लो ना, आपको कार कम से कम 20 से 40% छूट मिलती है, जितने की भी कार है। अगर 20 लाख की कार है तो आप कम से कम 4 लाख का फायदा होगा ही होगा, कंपनी से लोगे तो, अपनी कंपनी के थ्रू अगर आप लेते हो। और हो सकता है कि वो 6 लाख या 8 लाख तक चला जाए, अगर आप ड्राइवर की सैलरी या मेंटेनेंस, फ्यूल वगैरह सब कुछ क्लेम करते हो कंपनी के थ्रू। तो टैक्स बेनिफिट आपको घर पे, गाड़ी पे, दोनों ही चीजें बड़ी हमारी गोल होते हैं। इसी तरह बच्चों की एजुकेशन पे, इसी तरह मेडिकल पे, या हमारी लाइफ का जो इंश्योरेंस है, सब कुछ पे तो मिला हुआ है। फिर टैक्स फ्री आपको पीएफ में पैसा रखा हुआ है। अब जितना जिसमें रखना चाहिए, इसको बोलते हैं क्वांटिफिकेशन। अब किसी ने पूरा ही घर, सारे घर खरीद लिए, 4 प्रॉपर्टी खरीद ली और कहीं कुछ किया ही नहीं, तो वो तो रिस्क ले लिया आपने बहुत। अपने डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो सारी चीजों को मिला करके करना है। जैसे हमारी बॉडी में कैल्शियम, प्रोटीन और जो कुछ भी होता है, मैं डॉक्टर नहीं हूं, उनका एक बैलेंस है। अगर वो बैलेंस बिगाड़ोगे कि सिर्फ प्रोटीन है और कैल्शियम नहीं है, तो आपका खराब हो गया ना, हेल्थ तो बिगड़ गई। तो यू बैलेंस इट आउट ऑल्सो, कि सारी एसेट्स का एक मिक्स मेरे पास है। नहीं तो आप बड़े रिस्क में चले जाते, सारा पैसा इक्विटी में लगा दिया, रियल एस्टेट में कुछ है ही नहीं, शेयर मार्केट गिर गई। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दो। तो यू नीड टू बैलेंस इट आउट ऑल्सो। सो इससे क्या होता है, आपके सारे रिस्क धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं लॉन्ग टर्म में, और आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम को महसूस करते हो। और इसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल वेलनेस। जब आपको पैसे की चिंता अपनी जरूरतों के लिए ना हो। वो दिन कैसे आएगा? करने से आएगा, हमारे साथ से आएगा। किसी भी आप एक्सपर्ट की सलाह लो, अपने आप करना सेल्फ मेडिकेशन गलत है। सुधीर जी, एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट सरकार जो लेकर आई है एनपीएस। जैसे ही किसी की जॉब लगे, उसकी सैलरी आना शुरू हो, वो शुरुआत से ही एनपीएस में अपना बचत की शुरुआत यहाँ पर कर सकता है। काफी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। इसके लिए शादी करने की भी जरूरत नहीं है, आपको ये भी नहीं है कि किसी बच्चे के लिए आपको प्लानिंग करनी है। एनपीएस आप अपने खुद के लिए कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। इसके बारे में कुछ बताइए, कब से शुरुआत कर लेनी चाहिए, क्या क्या टैक्स फायदे हैं इसके? वैसे तो हमने इस पर काफी चर्चा की है, लेकिन थोड़ा संक्षिप्त में जवाब दीजिए कि एनपीएस के क्या क्या फायदे हो सकते हैं और कब से शुरुआत कर देनी चाहिए। देखिए, एक तो जो टैक्स पेयर्स हैं, खासतौर पे सैलरीड हैं, उनके लिए दो अलग से फायदे हैं जो मैं समझाना चाहता हूँ। आपकी बेसिक सैलरी का 10%, बेसिक सैलरी अगर मेरी 5 लाख है, 50,000 अलग से मैं एम्प्लॉयर के थ्रू कर सकता हूँ, और वो सैलरी मिलने के साथ साथ इन्वेस्ट हो जाता है। यानी कि मेरा पैसा इक्विटी या डेट में जो मिला करके हर महीने जब उसमें कटता है और जमा होता है, तो उसकी कंपाउंडिंग, उसकी एवरेज बेनिफिट, और एनपीएस में कॉस्ट सबसे कम है इन्वेस्टमेंट की, जिसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं। तो ये दो फायदे हो गए। तीसरा, आप एडिशनली 50,000 अपने लेवल पे कर सकते हो 80CCD 1B में। और क्यों करना चाहिए का मैं यही कहूंगा कि परिवार बदल गए हैं, हमारा जो रहन सहन है बदल गया है, हमारी लाइफ ज्यादा होती जा रही है। कहने में कुछ भी कहो, देश दुनिया, हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। 70 साल 80 साल पहले 50-60 की एवरेज होती थी, अब 70 प्लस हो गई है। अब जब तक हम और रिटायरमेंट की एज में आएंगे, शायद हमें 80 साल जीना है, और उसमें खर्चा ज्यादा है क्योंकि मेडिकल भी जरूरत पड़ जाती है, प्लस आपके पास आमदनी नहीं होती है। तो ऐसे में उसके लिए अगर आपने 3% 4% अपनी इनकम का, टोटल इनकम का, क्योंकि अगर मेरी बेसिक सैलरी मान लो मेरी सैलरी है 5 लाख, और सॉरी 15 लाख, और उसमें 5 लाख बेसिक सैलरी है, तो मैंने सिर्फ 3% ही तो दिया, जो पैसा दिया एनपीएस में। इतना पैसा अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव करना कोई गलत नहीं है। लोगों को लगता है लॉक इन हो जाएगा, ये जो लॉक इन है वो जरूरी है। सरकार की जो पॉलिसी में है ना, इनको अपने से कहीं ना कहीं समझदार मान लो तो अच्छा है, क्योंकि दे आर एक्चुअली नॉट, एटीसी का एक्सपेंशन नहीं कर रहे, बेसिक एग्जाम्पशन नहीं बढ़ा रहे,
लेकिन एनपीएस में आपको फायदे बढ़ाते जा रहे हैं, आपको विड्रॉल्स भी आसान कर दी, और जब आपको पेंशन मिलेगी तब आपकी इतनी टैक्सेबल इनकम ही नहीं होगी। तो उससे भी मत घबराएं कि बाद में टैक्स लगेगा, क्योंकि आज 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, कहाँ आपको इतनी पेंशन मिलेगी, अभी तो सेविंग ही नहीं की है। तो जब आप रिटायर होगे तब हो सकता है 20 लाख तक कोई टैक्स ना लग रहा हो, 15 लाख तक ना लग रहा हो। तो उसको चिंता ना करें कि उस समय क्या टैक्स लगेगा। लोगों को दो हमने ज्यादातर देखा है, या तो कहते हैं कि सर लॉक इन हो जाएगा, भाई अभी वो पैसा चाहिए ही क्यों तुमको, है ना, उसके लिए अपने आप राइट। को कम करो, क्योंकि वो जरूरी है, इसलिए हम उसको कहते हैं। और वो एडिशनल है, ओवर एंड अबव एटीसी है, इसका भी एक बड़ा अच्छा बेनिफिट जो लोगों को हम समझाते हैं। इक्विटी में लोग कम इन्वेस्टेड है, उनके लिए भी अच्छा है, तो इतना रिस्की भी नहीं, और पीपीएफ से ज्यादा रिटर्न दे रहा है आपको। जिन लोगों को पीपीएफ से प्यार है वो भी देख लें कि 7-8% भी नहीं मिलता है पीपीएफ में, यहाँ 10-12% रिटर्न आ रही है, और ये है कि इतनी रिटर्न मिल रही है लोगों को। तो मैं तो इसका काफी सालों से लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, मतलब 10 साल हो गए एनपीएस को आए हुए, लेकिन हमने देखा अभी 10% ज्यादा लोगों ने इसको नहीं ऑप्ट किया है, और प्राइमरी रीजन ये है लॉक इन, और एजेंट इसको बेचते नहीं है उनको, क्योंकि कोई कमीशन नहीं है, तो वो एजेंट्स के लिए ये कोई खास पसंदीदा नहीं है। तो इसमें कहीं जो थोड़ी अच्छा। एफर्ट है वो, हाँ, इसमें बहुत ही कम कमीशन है ना, 50-100 रुपए के लिए कौन आपके दरवाजे तक आएगा, कौन आपको समझाएगा, तो ये तो खुद ही समझना पड़ेगा। राइट। तो रिटायरमेंट के लिए काफी अच्छा टूल है एनपीएस, और किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं आप, ये भी हमने आपको बताया। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। हाँ, ये जरूर होता है जैसा कि सुधीर जी बता रहे थे कि गवर्नमेंट स्कीम्स में एक लॉक इन एक पीरियड होता है जिससे कि इंसान बचना चाहता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये कोई गलत बात नहीं है। आपका पैसा सही जगह जाए, सेफ रहे और आने वाले समय में आपके काम आए, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बाकी आप अपना इमरजेंसी बना के चल ही सकते हैं। एक और चीज यहाँ पर सुधीर जी, हम जब निवेश प्लान करते हैं तो अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं, और जब उसे बेचने का निर्णय लेते हैं तो वहां पर कैपिटल गेन भी होता है, जो कि जिस पर कि टैक्स अच्छा खासा लग जाता है कभी कभार। तो अपने कैपिटल गेन को किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं, और वहां पर किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं जिससे से ज्यादा टैक्स ना देना पड़े। देखो, जब हम कैपिटल गेन हमें कब होता है, जब हमने एसेट को सेल किया, उसके बिना नहीं होगा, जब तक हमने हम्म। बाय किया है तो कोई टैक्स नहीं है। जैसे अभी मुझे इक्विटी बेचनी है, तो मैं हम्म। उतना तक करूं कि 1 लाख तक, तो मुझे पर पेन मतलब अगर हम घर में 4 लोग हैं या 6 लोग हैं, तो हमें 1-1 लाख इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो, फैमिली में पैसा दे सकते हो अपने पेरेंट्स को या अपने बच्चों को जो 18 साल से बड़े हैं। अगर वो छोटे हैं तो उनका पैसा जो भी दोगे आपकी इनकम में जुड़ जाएगा, क्लबिंग हो जाएगी। लेकिन अगर मैं 4 या 5 में करूँ तो 4 लाख मैं इस तरह से हर साल कर सकता हूँ एक फैमिली में, बिना किसी टैक्स के, और गेन फिर से दोबारा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। वी कॉल इट हार्वेस्टिंग ऑफ गेन्स। जैसे लोग गेहूं या किसी और चीज की फसल काटते हैं, हम कहते हैं अपने प्रॉफिट्स को भी अपने अकाउंट में कर लो, ठीक है, उसी शेयर को दोबारा खरीद लो, उसी म्यूचुअल फंड को कर लो, ताकि उस पर बाद में टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, अगर मैंने मान लो ऐसे शेयर्स बेचे हैं जिनपे की ये वाली छूट नहीं है, मान लो अनलिस्टेड के हैं या फॉरेन के हैं, या मैंने कोई गोल्ड बेचा उस पर मुझे कुछ गेन हुआ है, या मैंने कोई बिजनेस बेचा है अपना, तो मैं क्या करूंगा, प्रॉपर्टी है तो मुझे घर में इन्वेस्ट करना है, तो मुझे कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर मैंने वो सेल कंसिडरेशन अपना घर में इन्वेस्ट किया है। उसकी लिमिट्स आ गई हैं अब 2 करोड़, तो वो लिमिट के अंदर करना है, और उसको अपने 1 घर या 2 घर की जो उसकी शर्तें हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी, 1 साल पहले या 2 साल के अंदर हमें बनाना होता है। तीसरी चीज है बॉन्ड्स, 50 लाख तक के आप बॉन्ड्स भी खरीद सकते हो अपने टैक्स बचाने के लिए, और बचाना ही चाहिए, क्योंकि टैक्स देने के बाद आपके पास वापस आएगा, चाहे आपका बिजनेस में लॉस हो जाए, चाहे आपका लाइफ का लॉस हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन अगर बचाया हुआ है तो पैसा आज नहीं तो कल आपके आपके परिवार के काम आएगा। इसलिए उसको पूरी कोशिश करो कि वो बच जाए, और नहीं थोड़ा बहुत जाएगा, जी। ऐसा नहीं कि टैक्स सारा का सारा ही बचा देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो डॉक्टर भी सबकी जी। जान कोई थोड़ी बचा पाते हैं, तो इसी तरह से आपका थोड़ा बहुत जाना जरूरी है, वहां पर छोड़ दो। पर आप किसी की मदद ही नहीं लेते और गूगल पे 2 लाइनें टाइप करके समझ लेते हो कि ये तो बस यही तो है, उससे नहीं होता है। एक्सपर्ट का काम होता है एक्यूरेट और कंप्लीटनेस, जो कंप्लीट और एक्यूरेट नॉलेज है वो एक्सपर्ट ही करता है। कल मैं अपना ऑपरेशन खुद करने लग जाऊं, कर सकता हूं क्या किसी वीडियो को देख करके? नहीं कर सकता। तो इस तरह से बिल्कुल। सीखना अच्छी बात है, पर एक लिमिट तक। एक्सपर्ट की मदद बिल्कुल लीजिए, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाता है जब टैक्स प्लानिंग की बात आती है। तो यहाँ पर एक्सपर्ट की भी मदद लीजिए, और धीरे धीरे आप खुद भी सीखने और समझने की कोशिश कीजिए। सुधीर जी, एक आखिरी सवाल होगा।
एक और जगह पर जहाँ अक्सर टैक्स जाता, टैक्स आउटफ्लो होता है, वो होता है इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम जब होती है, तो अमूमन वहां पर टैक्स लगता ही है। उसे हम कैसे बचा सकते हैं? थोड़ा शॉर्ट में आंसर दीजिए, समय की थोड़ी कमी है। जो अगर हमें पैसा अपना है तो वो फिक्स डिपॉजिट की जगह जैसे म्यूचुअल फंड की तरफ जरूर ले जाएं। मैं तो अभी यही कहूंगा हम्म। लोगों को, क्योंकि उसमें फंड में भी अभी भी फायदा है अगर मैं एफडी से देखूं। दूसरा, अगर मेरे को मेरी फैमिली से कहीं से पैसा मिल रहा है या कोई एसेट मिल रही है, उसको हम एचयूएफ में सजेस्ट करते हैं, क्योंकि वो आपकी इनकम में ऐड नहीं होगा और एचयूएफ की इनकम में जाएगा। तीसरा, अगर मेरे हम्म। घर में मैंने बच्चों की शादी के लिए या किसी चीज के लिए पैसा एफडीज में रखा है, क्योंकि वहां पर म्यूचुअल फंड में रखना थोड़ा रिस्की हो जाता है कई बार जब गोल पास में होता है, वहां पर आप बच्चे के नाम से ही रख सकते हो, क्योंकि उसकी इनकम उन दिनों में इतनी नहीं होती है जितनी आपकी है, या जीरो भी हो सकती है। तो ऐसे कुछ उपाय हैं। और तीसरा है गोल्ड बॉन्ड वगैरह, जहां पर टैक्स नहीं है। कई बार हमने देखा लोगों ने पीपीएफ में पूरा पैसा नहीं डाला हुआ है, तो पीएफ की हम्म। जो रिटर्न है वो टैक्स, तो वो एफडी से पहले इस तरह की ऑप्शंस को देख लें। और थोड़ा बहुत कहीं पर लग भी रहा है टैक्स, तो मैं फिर कहूंगा कि उतना समझ लो कि देना भी पड़ेगा। ऐसा जीरो टैक्स होना ये भी हर एक के लिए हर संभव नहीं है। राइट, जीरो टैक्स की तो संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये हमारी कोशिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सके, टैक्स प्लानिंग कर सके। और अच्छी बात यह है कि सारी जरूरत की ही चीजें हैं जहां पर कि सरकार आपको ढेर सारे फायदे दे रही है। एजुकेशन की बात हो गई, मेडिकल की बात हो गई, इसके अलावा घर खरीदने की बात हो गई, यहाँ तक कि घूमने फिरने में भी आपको सरकार काफी सारे यहाँ पर बेनिफिट्स दे रही है, जिससे कि आप अपनी टैक्स प्लानिंग ठीक तरीके से कर पाए। तो इनके बारे में समझिए, जानने की कोशिश कीजिए, एक्सपर्ट्स की मदद लीजिए। कुछ तरीके हमने भी आपको बताए, और उसके जरिए जो पैसा है भारी टैक्स देने के बजाय आप दूसरी तरफ निवेश करके, जिससे सरकार का भी फायदा हो, समाज का भी फायदा हो और आपके परिवार का भी फायदा हो। इसी नोट के साथ मुझे दीजिए इजाजत। सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप बने रहिए टीना सुरेश के साथ। नमस्कार।